अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप जो ये लेक्चर है वो ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है वो पहला लेक्चर जो है वो हमारा है क्लास 10th की न्यू फिज़िक्स बुक पे। तो इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसके अंदर मैंने जो है आपके साथ बुक जो है वो शेयर कर दी थी, उसका PDF। तो वो आप जो है वो बुक का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लिखिएगा न्यू फिज़िक्स बुक क्लास 10 ME इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके डिस्क्रिप्शन में PDF दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर मार्केट से बाय करना चाहें तो उसमें बता दिया है, जो है आप मार्केट से बाय भी कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये हमारा है पहला लेक्चर। तो यहाँ पर जो है मेरी अल्लाह ताला से दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं आपको जो है ये पूरी बुक कंप्लीट कराऊँ। इंशाल्लाह एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल और एक एक MCQs तमाम चीज़ें कराऊंगा बगैर जो है वो स्किप किए। आपने क्लास 9 में मुझसे पढ़ा होगा फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, तो आपने वहाँ देखा होगा मैंने तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट कराई थी। 99.99% कोर्स की जो चीज़ें थी वो आप लोगों को कराई थी, एक्सरसाइजेस और न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स। तो फिज़िक्स का तो एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा था, तो यहाँ पर भी मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा क्लास 10th का और डिटेल में समझाऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जो डेफिनेशंस हैं वो तो ज़रूर याद कर लें, फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि आपको डेरिवेशंस नहीं कराई गई हैं। लेकिन आप जो है वो पूरे कॉन्सेप्ट को रटिएगा मत, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने आगे जाकर 2 साल बाद एंट्री टेस्ट देना है। 2 से 3 साल बाद आपने एंट्री टेस्ट देना है यूनिवर्सिटीज़ के। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी अगर आपने ये चीज़ें रट ली। अगर ये चीज़ें रटेंगे तो फिर एप्टीट्यूड में 25,000, 30,000, 40,000 आपको देना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। तो इन क्लासेस में जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, समझ लीजिए, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और काफ़ी डिटेल में और काफ़ी जो है मैं आसानी से आपको ये लेक्चर्स दूंगा और समझा दूंगा। आप लोग यूज़ टू हैं इस तरह से पढ़ने के कि आपके पास जो है डेफिनेशंस लिखी हुई हो। अच्छा, लेक्चर्स कैसे अपलोड होंगे? टॉपिक टू टॉपिक लेक्चर्स होंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वेव एंड नेचर ऑफ वेव्स। तो ये टॉपिक सबसे पहला है। आज इसके जितने भी सब हेडिंग्स हैं ना, जैसे कि फॉर्मेशंस ऑफ वेव्स से लेकर मैं आपको जो है वो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंस तक कराऊंगा। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, तो वो दूसरी वीडियो में करेंगे। तो 10.1, 10.2 इस तरह से करके हम करेंगे हर वीडियो में। तो एक टॉपिक एक वीडियो में कराऊंगा, चाहे वो जितना बड़ा भी टॉपिक हो। अब इधर जो है वो टॉपिक में आपके पास बहुत सारी हेडिंग्स आ रही हैं, तो इसी तरह से आपके पास जो दूसरी वीडियो आएगी वो आएगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। तो यहाँ पर मैं सर्च करने का तरीका बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक टू टॉपिक कराया करूँगा, जो ब्लू कलर में आपको लिख के दिया गया है, ताकि सर्च करने में आसानी रहे, पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। बेतरतीब काम नहीं करूँगा ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप यूज़ टू रहें तमाम चीज़ों से। पहला लेक्चर है इसीलिए ये डिटेल्स दे रहा हूँ, इसके बाद ये हर लेक्चर में डिटेल्स नहीं दिया करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूँ, ग्रुप्स में अगर आप ऐड होना चाहें तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप की जो फ़ीस है वो 1000 है सालाना, ठीक है, पर ईयर, पर मंथ नहीं है, पर ईयर है, ठीक है, पर ईयर फीस है। और इसके अंदर आपको नोट्स, तमाम बुक का PDF, आपको पता होगा कि बुक के PDF सिर्फ मैं ही बनाकर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो नोट्स के PDF और बुक के PDF, ठीक है, बुक्स के PDF, मॉडल पेपर, ठीक है, MP मॉडल पेपर, ठीक है, गेस्ट पेपर और टेस्ट सेशन का लिंक, टेस्ट सेशंस जो होंगे उनके लिंक और लाइव लेक्चर्स और तमाम गाइडेंस इसी ग्रुप में सिर्फ इस 1000 रुपये फ़ीस में आपको मिल जाएगी, वो भी पूरे ईयर की है। तो आखिरी तक ग्रुप चलेंगे। 9 के हमारे ग्रुप सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हुए थे, तो मैट्रिक में वो स्टूडेंट आ गए हैं। तो जो 9 में ऐड होना चाहे वो भी इस तरीके से ऐड हो सकते हैं। ऐड होने का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और उसी पर 1000 रुपीज़ ईजी पैसा जैश कैश करके हमें बता दीजिए, हम आपको ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गई तमाम डिटेल्स। अब अल्लाह का नाम लेके जो है वो शुरू करते हैं किताब को, और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ जो है वो पैदा करे और आपको ये किताब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और आप बहुत अच्छी तरीके से ये पेपर पास करें और मुझे अपनी दुआओं में याद करें। तो चलें बगैर किसी वेस्ट ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले वेव एंड नेचर्स ऑफ वेव, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है 10.1। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास? सबसे पहले वेव के बारे में बताया है। तो वेव को, यानी आपके दिमाग में वेव सुनते ही क्या ख्याल में आता होगा, क्या चीज़ जहन में आती होगी कि इस तरह से, बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ वेव नहीं होती, आपके पास ये जो लाइंस होती हैं, ये जो बन रही होती हैं, ये भी वेव्स में आती हैं। अब ये कौन सी वेव है, ये कौन सी वेव है?
अभी थोड़ी देर में फर्दर हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर आपको कोई वेव बोले तो ये भी चीज़ वेव है, और इस तरह से जो लाइनें आ रही होती हैं स्ट्रेट, ये भी आपके पास वेव्स होती हैं। आ जाएं, अब सबसे पहले जो है वो वेव करती क्या है। वेव जो है वो आपके पास एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। क्या करती है, ज़िंदगी भर ये डेफिनेशन याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलनी। और जैसे ही कोई पूछे वेव क्या है, आपने क्या बोलना है, वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। मैंने आपसे पूछा वेव क्या है, आप बोलेंगे सर वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन मीडियम ट्रांसफ़र नहीं करती, मीडियम ट्रांसफ़र नहीं करती। अब बताता हूँ कैसे, डेफिनेशन पढ़े। अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव्स। तो क्या लिखा है, विदाउट, ये बात कह दी है, बगैर ट्रांसफ़र किए मैटर जहाँ पर है वहीं पर रहता है, सिर्फ एनर्जी आगे बढ़ती है। अब वेव पैदा कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो है वो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है, मेरे पास ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, समझ लीजिए कोई भी पार्टिकल्स हैं या पानी के पार्टिकल्स समझ लीजिए। मैंने क्या किया, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इसे डिस्टर्ब किया, ये समझ लीजिए कि ये रस्सी है पूरी, ठीक है, ये रस्सी समझ लीजिए, मैंने इसे डिस्टर्ब किया, मैंने क्या किया, जर्क दिया, जर्क। तो जब मैंने इसे जर्क दिया तो ये मेरे पास हो गई वेव पैदा, ठीक है, वेव पैदा हो गई, ये क्या हो गई मेरे पास, वेव पैदा। अब ये वेव जो है इसमें पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही रहेंगे, ये जो पार्टिकल्स है यहीं पर रहेगा, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है यहीं पर रहेगा, ये जो पार्टिकल्स है ये और ये तमाम पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहेंगे। बस क्या होंगे, एनर्जी को ऊपर नीचे करके जो है ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही रहेंगे, लेकिन बस एनर्जी को जो है ये ट्रांसपोर्ट जो है वो करेंगे। अच्छा, अब आगे भी इसके और कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको जो है वो डिटेल में बता देता हूँ कि ये कैसे जो है हमारे पास वेव काम करती है। तो आपको समझ में आ गया कि जब हम किसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो वेव पैदा होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर डिस्टर्ब किया था, मैंने कहाँ डिस्टर्ब किया था, यहाँ पर, लेकिन एनर्जी यहाँ पर आ गई। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा होता ना, पतला दुबला सा, तो उसको हाथ में झटका महसूस होता। कैसे, कि मैंने इस तरफ झटका दिया, उसको यहाँ पर झटका महसूस हुआ, क्यों, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। मैंने ऐसा तो नहीं किया ना, यहाँ पर झटका दिया था फिर यहाँ पर आके स्टूडेंट का हाथ हिलाया तो उसका हाथ हिला, नहीं, बल्कि एक रस्सी थी, दो स्टूडेंट्स ने पकड़ के रखी हुई थी, ठीक है, इस स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया इस रस्सी के साथ, बस इसने पकड़ा हुआ था, यूँ करके पकड़ा हुआ था। लेकिन दूसरे साइड से जो स्टूडेंट था उसने झटका दिया, तो उसने जब झटका दिया तो दूसरे स्टूडेंट्स को क्या हुआ, हाथ में झटका महसूस हुआ। तो वो झटका क्यों महसूस हुआ, वो झटका इसलिए महसूस हुआ क्योंकि इसने डिस्टर्बेंस की। इसने जो डिस्टर्बेंस की ना, इसमें पार्टिकल्स तो अपनी जगह पे रहे, पार्टिकल्स ने मोशन नहीं की, मतलब पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल्स यहाँ उठ के नहीं आया, ये वाला पार्टिकल्स यहाँ पर उठकर नहीं आया, ये पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहा। यानी जिस पार्टिकल से रस्सी बनी थी वो पार्टिकल या वो पानी का पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहा, सिर्फ एनर्जी उधर चली गई। अब एनर्जी गई कैसे, सबसे बड़ा सवाल। ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ कि ये वाले पार्टिकल ने इस वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। सबसे पहले मैंने ये वाला पार्टिकल डिस्टर्ब किया, तो इस वाले पार्टिकल ने इसको डिस्टर्ब किया, फिर इसको, इस तरह डिस्टर्बेंस होती गई, आगे से आगे डिस्टर्बेंस बढ़ती गई और वेव आपके पास जो है वो पैदा होती गई। तो समझ में आ गया कि वेव क्या करती है, एनर्जी को आगे पहुंचा देती है, पार्टिकल्स को अपनी जगह पे ही रखती है। समंदर गए होंगे, आई होप आप तमाम ही सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो समंदर विजिट हुआ होगा, आपने देखा होगा समंदर में यूँ वेव उठती है, तो क्या तमाम पानी जो होता है पीछे का वो उठकर आपके पास आ जाता है? अगर ऐसा हो तो फिर तो नहाने पे पाबंदी हो जाए, क्योंकि तमाम का तमाम पानी यानी पार्टिकल्स वो आपके पास आ रहे हैं। नहीं, आप क्या देखते हैं कि एक यूँ वेव आती है, पार्टिकल्स यानी पानी उधर ही रह जाता है और आगे दूसरी जो है वो वेव पैदा होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि तमाम पानी उठकर एक ही तरफ आ जाए, नहीं, बल्कि पीछे से वेव आती है, आगे बनती है और आगे आती रहती है, पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही रहते हैं। कश्ती देखिए पानी में, अगर कश्ती पानी में है ऐसे, तो जब वेव आती है तो कश्ती ऊपर हो जाती है, ठीक है, और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं कर रही, वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, वेव। अच्छा, ये हो गया आपके पास वेव, समझ लिया हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जो है वो एक और टॉपिक हमारे पास है इधर, यानी इसका एक और हिस्सा है हमारे पास, वेव मोशन बाय यूजिंग रॉप। यानी आप रस्सी का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं,
मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेव पैदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट ले लीजिए, एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा कर लीजिए, एक यहाँ खड़ा कर लीजिए, और ये जो है वो रस्सी है, ठीक है। पहले एक डायग्राम है हमारे पास, एक फ़ोटो है जिसमें रस्सी इन दोनों ने सिर्फ पकड़ी हुई है, ठीक है। अब दूसरी फ़ोटो है हमारे पास जिसमें क्या करता है, पहला स्टूडेंट जर्क देता है तो क्या होती है कि वेव पैदा हो जाती है, दूसरे स्टूडेंट को वेव मिलती है। तो ऐसे भी आप वेव पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वेव इन अ स्लिंकी स्प्रिंग, यानी आपके पास स्लिंकी स्प्रिंग यानी एक लचीला स्प्रिंग है, उसके अंदर भी आप वेव पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लिंकी यानी लचीला। स्लिंकी स्प्रिंग इज़ अ प्री कंप्रेस्ड हेलिकल और कॉइल्ड स्प्रिंग। अच्छा, प्री कंप्रेस्ड क्या है, वो पहले से कंप्रेस्ड भी होता है। स्प्रिंग आपने देखा है ना, पहले से दबा हुआ भी होता है और आप उसे और भी दबा सकते हो, या अगर आप उसे यूं करो तो वो और खुल भी जाता है। तो वो कंप्रेस होता है तो खुलता है ना, अगर कंप्रेस नहीं होता तो खुल नहीं सकता था, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये पेन कंप्रेस नहीं है, मतलब ये जितना कंप्रेस हो सकता था हो गया। अब मैं अगर इसे यूं करूंगा तो ये खुलेगा नहीं और ज़्यादा, तो इसको कहते हैं प्री कंप्रेस्ड। प्री कंप्रेस यानी पहले से दबा हुआ होना। तो एक स्प्रिंग है आपके पास इस तरह का, अब इसके बारे में मैं आगे फर्दर डिटेल दूंगा आपको, ठीक है, कि इसके अंदर आप ट्रांसफ़र वेव भी पैदा कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पैदा कर सकते हैं। अभी वीडियो में थोड़ी आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और यही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। अगर आप फिगर 10.3 देखें तो उसमें आ रही है ट्रांसफ़र वेव, और अगर आप फिगर 10.4 देखें तो उसके अंदर इन्होंने पैदा की है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफ़र वेव में ये होता है कि पार्टिकल्स ऊपर नीचे मोशन करते हैं और इस तरह का पैटर्न आता है, इस तरह का पैटर्न। और अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव देखेंगे तो उसमें इस तरह का पैटर्न आता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे नहीं करते। तो ऊपर नीचे करते हैं तो ट्रांसफर वेव्स, आगे पीछे करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा कर देते हैं। अच्छा, वाटर वेव इन रिपल टैंक। अब रिपल टैंक में वाटर वेव कैसे पैदा होती है और क्यों की जाती है ये पढ़ लेते हैं। रिपल टैंक इज़ अ शैलो ग्लास। शैलो ग्लास क्या? जिसके आर पार देखा जा सके। जैसे मेरे शीशे का गिलास, चश्मे का गिलास शैलो है कि मैं आगे आर पार देख सकता हूँ। ऑफ वाटर यूज टू डेमोस्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। तो याद रखिएगा, रिपल टैंक हमारे पास वो टैंक होता है, टैंक से मुराद ये नहीं है कि जहाँ पानी भरा हुआ है, पानी होता है इसमें, लेकिन ये ख़ास टैंक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है वाटर वेव को स्टडी करने के लिए, कि वाटर में कौन कौन सी वेव्स आ रही हैं, वाटर में किस किस तरह से वेव्स आती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वाटर का, इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि रिपल टैंक क्या होता है, रिपल टैंक एक आपके पास डिवाइस है जो कि वाटर वेव को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वही डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम देखते रहिएगा, साइड में आ रही होगी। सबसे ऊपर लैंप लगी होती है रोशनी, ताकि वेव पे रोशनी पड़े तो आपको आसानी से वेव्स दिख सकें। उसके बाद होता है एक इलास्टिक बैंड। इलास्टिक बैंड होता है और उसके नीचे एक वाइब्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि हमें वाइब्रेट नहीं करेंगे तो वेव तो पैदा नहीं होगी ना। मतलब अगर ये रस्सी है, इसको अगर वाइब्रेट ही नहीं कर रहे हैं तो वेव तो पैदा होनी नहीं है कभी भी। तो वाइब्रेट किया जाता है पानी को भी, ताकि उसमें ट्रांसफ़र वेव पैदा हो जाए। अब वाटर सरफेस होता है, उसके बाद वाइट स्क्रीन नीचे लगी होती है और वेव पैटर्न आ रहे होते हैं, फिर वो हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी डायग्राम बनी हुई और अच्छी तरीके से वाज़ेह है। और शैलो वाटर रे भी होती है इसमें। तो ये इस तरह से कि मतलब कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है आपके पास कि यहाँ पर जो है इसमें वाइब्रेटर वाइब्रेट करा रहा है और फिर लाइट पड़ रही है ऊपर से, और फिर आप जो वेव में पैटर्न बन रहे हैं, जो भी हो रहा है वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। और आगे के कॉन्सेप्ट में तमाम चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखी हुई मिल जाएंगी। मैं दोबारा से बोर्ड पर तमाम चीज़ें राइट कर दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। टाइप्स ऑफ वेव मोशन से आगे स्टडी करते हैं। अच्छा, अब ये तो मेन डेफिनेशन थी, अब और भी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें हैं, वो भी पढ़ाता हूँ आपको मैं इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, अब है आपके पास, तो पूरी चीज़ यही लिखी हुई है। अब टाइप्स ऑफ वेव मोशन। अब वेव के मोशन करने की भी टाइप्स हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस विद इन अ वेव मोशन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। These waves types can be illustrated using a slinky, long, flexible steel coil और spring। अच्छा भाई देखो, वेव की भी जो है आपके पास टाइप्स होती हैं। आप यहाँ पर जो है ना फिगर देखिएगा, फिगर यहाँ पर कौन सा देखने के लिए कहा है इन्होंने, आप फिगर देखिएगा 10.6, वो इससे रिलेट करता है। वेव्स की जो है ना मोशन की टाइप्स होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ वेव मोशन। वेव के मोशन की टाइप्स होती हैं। अब किस तरह से कि कुछ वेव जो है ना ऐसे ट्रैवल करती हैं, तमाम वेव्स ट्रैवल तो स्ट्रेट ही कर रही होती हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में,
लेकिन कुछ वेव जो है ना वो ऐसे ट्रैवल करती हैं, ठीक है, इस वेव को कहते हैं हम ट्रांसफर वेव। और कुछ वेव्स जो है ना ट्रैवल तो ऐसे ही कर रही होती हैं, लेकिन उसमें पार्टिकल्स ऐसे मोशन कर रहे होते हैं, ऐसे मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे मोशन कर रहे होते हैं। तो इससे जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वेव्स बनती है। अच्छा, जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है ना वो कंप्रेशन है, और जहाँ पर डिस्टेंस कम आ रहा है वो रेरिफेक्शन है। तमाम चीज़ें बताऊँगा, पहले जो बेसिक बातें ना वो बता दूँ। दोनों वेव्स सामने की तरफ ही ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन ये वेव दूसरी है, ये वेव दूसरी है। इस वेव को कहेंगे हम ट्रांसफ़र वेव्स, इस वेव को कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफ़र वेव क्या होती हैं, इसको फर्दर जो है वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ट्रांसफ़र वेव्स। अच्छा, एक आप स्प्रिंग लीजिए, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलें, बड़ा सा स्प्रिंग लीजिए, वैसे शायद घरों में तो ना हो लेकिन लैब्स में होता है आप लोगों के पास। एक बड़ा सा स्प्रिंग लीजिए, उसको आप यूँ धक्का दीजिए, यूँ धक्का दीजिए, तो आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होगी, यानी यूँ हो रही होगी, स्प्रिंग बार बार आगे पीछे हो रहा होगा, ठीक है। आगे पीछे से होने से मुराद है कि आगे जा रहा होगा, बैकवर्ड आ रहा होगा, फॉरवर्ड जा रहा होगा, बैकवर्ड आ रहा होगा। अब उसी स्प्रिंग को लीजिए, यूँ कीजिए, यूँ करके हाथ से करिए, तो क्या होगा कि स्प्रिंग जो है वो कभी ऊपर जा रहा होगा, कभी नीचे आ रहा होगा, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये दो तरह की वेव्स पैदा हुई ना, एक आपके पास कौन सी हुई, ट्रांसफ़र, एक आपके पास हुई लॉन्गिट्यूडनल। अब आ जाते हैं ट्रांसफ़र वेव्स, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ। द स्लिंकी इलस्ट्रेट्स द ट्रांसफ़र वेव्स, इलस्ट्रेट का मतलब होता है वाज़ेह करना, ठीक है। वेव्स इन 10.5 मूव द फ्री एंड ऑफ द स्लिंकी, स्लिंकी मतलब जो लचीला होता है ना उसे स्लिंकी कहते हैं, लचीला, अप एंड डाउन रिपीटली। अच्छा भाई, ट्रांसफ़र वेव्स कौन सी होती है, लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास है ट्रांसफ़र, VERS, ट्रांसफ़र वेव, ठीक है। ये हो गए हमारे पास ट्रांसफ़र वेव। तो ट्रांसफ़र वेव कौन सी होती है, ट्रांसफ़र वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती हैं जिसमें जो है हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ट्रांसफ़र वेव्स आर वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। फॉर एग्जाम्पल, वेव किस तरफ ट्रैवल कर रही है, इस तरफ, ठीक है, लेकिन पार्टिकल्स किस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ गए तो ऊपर चले गए, यहाँ आए तो नीचे चले गए, यहाँ आए तो दोबारा ऊपर चले गए। तो पार्टिकल्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, पार्टिकल्स परपेंडिकुलर हैं, लेकिन आपके पास वेव जो है वो सामने की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पर देखें, वेव कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, लेकिन पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मोशन होता है ना वेव का, उसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र वेव। ट्रांसफ़र वेव्स किस तरह की वेव होती है, जिसके अंदर पार्टिकल्स तो परपेंडिकुलर मूव करते हैं, लेकिन वेव सामने की तरफ जो है वो मूव करती है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपके पास, किस तरह की वेव हो गई, ये हो गई आपके पास एक ट्रांसफ़र वेव्स। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसफ़र वेव्स की एग्जांपल दे देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वाटर वेव और माइक्रोवेव, अल्ट्रासोनिक वेव। ये जो वेव्स होती हैं ये आपके पास ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। वाटर वेव तो आपने देखी होगी ना, यूँ वेव आपकी तरफ आ रही होती है, लेकिन पार्टिकल्स ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, ऊपर नीचे आ रहे होते हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है ना, ये ट्रांसफ़र वेव का होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव से पहले आपके पास ट्रांसफ़र वेव को ही एक्सप्लेन किया गया है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट और मीन पोजीशन। अच्छा भाई, ये जो पॉइंट है ना इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। ये जो लाइन चल रही है ना, ये जो लाइन चल रही है इसे बोलते हैं हम मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन से लेकर जहाँ तक पार्टिकल गया है वहाँ तक का मैक्सिमम डिस्टेंस, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एम्पलीट्यूड को आप डिनोट करते हैं ए से। हमेशा जहाँ भी एम्पलीट्यूड लिखा हुआ आएगा साउंड के चैप्टर में, वो और साउंड और वेव के चैप्टर में, वो आपके पास जो है वो एरिया को नहीं बल्कि एम्पलीट्यूड को डिफ़ाइन कर रहा होगा, ठीक है। तो ए किसे डिफ़ाइन करता है, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड को। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस, अच्छा रेस्ट पॉइंट बोला या मीन पोजीशन। रेस्ट यानी ये पॉइंट रेस्ट है, यहाँ से शुरू हुई थी ना वेव, यहाँ से शुरू हुई थी, तो ये आपके पास रेस्ट पॉइंट है या आपके पास ये मीन पॉइंट है।
तो ये आ गया आपके पास एम्पलीट्यूड। तो समझ गए ना एम्पलीट्यूड क्या होता है, कि ये मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस जो भी किसी भी पॉइंट ने कवर किया है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस लाजमी है, हर डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड नहीं कहा जाता, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस ही रहेगा आपके पास, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब आ जाते हैं क्रस्ट। ट्रफ्ट is a point on a surface wave where the displacement of the medium is at a maximum। अच्छा भाई, अभी आपने एम्पलीट्यूड समझ लिया। तो ये जो पॉइंट होता है ना आपके पास, ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर, ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं, सिर्फ ऊपर वाला, अपर डायरेक्शन वाला, पॉजिटिव वाला पॉइंट, तो ये होता है आपके पास क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट, ये क्या होता है आपके पास, क्रस्ट होता है ये आपके पास, ठीक है। अच्छा, क्रस्ट की स्पेलिंग में ई आता है, तो ये होता है आपके पास क्या, क्रस्ट होता है, क्रस्ट। तो जितनी वेव को और बड़ा कर लीजिए, वेव को और बड़ा कर लीजिए आसानी के लिए, ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हर जगह पे ये क्रस्ट आ रहा होगा आपके पास, ठीक है, ये भी क्रस्ट है। और जो जो पॉइंट ऊपर आ रहा है आपके पास, तो अपवर्ड पॉइंट जो है वो क्या है आपके पास, क्रस्ट। ये डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये लाइन जो है वो मीन है। और ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड, ये क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड हो गया। और ये जो पॉइंट है ना, ये आपके पास क्रस्ट हो गया। जब भी वेव बना हुआ देखें यही होगा। अब आता है ट्रफ, अब आता है ट्रफ, तो TROUGH, ट्रफ। तो जो लोअर पॉइंट होता है ना, वो होता है आपके पास ट्रफ। लोअर पॉइंट क्या होता है, वो होता है आपके पास ट्रफ। तो ये लोअर पॉइंट आपके पास होता है ट्रफ। यहाँ भी ये ट्रफ आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, ये भी ट्रफ है। तो ऊपर वाला पॉइंट क्रस्ट हो गया ट्रांसफर वेव में, जो ऊपर पॉइंट, अच्छा ये सिर्फ इसमें आता है, ट्रांसफर वेव में आता है क्रस्ट और ट्रफ। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है। तो ऊपर वाला पॉइंट क्या हो गया, क्रस्ट, लोअर पॉइंट क्या हो गया, ट्रफ, ठीक है। तो ये होगा हमारे क्रस्ट और ट्रफ। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं होगी। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रैवल कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में वेव भी ट्रैवल कर रही होती है। आप देखें स्प्रिंग की आपको एग्जांपल दी हुई है 9.10 में, तो ये एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये मैंने एक स्प्रिंग ड्रॉ किया, ठीक है, आई होप स्प्रिंग समझ में आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये मैं एक स्प्रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एक स्प्रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको समझना और ज़्यादा आसान है। ये मैंने एक स्प्रिंग ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया एक स्प्रिंग। तो इस तरह की जो वेव होती है ना, जिसमें पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रही है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है इस तरह की वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखें, पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं ना, इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं। ये मैंने स्प्रिंग बनाया है, इस तरह की वेव नहीं बनाई है, ये स्प्रिंग बनाया है मैंने। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव को चले बनाना चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह भी आपको बहुत सी जगह पर ये वेव बनी हुई मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस जो मैं कम बना रहा हूँ, खुद बना रहा हूँ ताकि आपको वेव समझा सकूँ, ठीक है। ये इस तरह बना लीजिए वेव को, ठीक है। तो पार्टिकल्स किस तरफ मूव कर रहे हैं, सामने की तरफ, और वेव भी किस तरफ मूव कर रही है, सामने की तरफ। तो इस तरह की वेव होती है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके पास रहती है। तो आई होप लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ आई भी आएगा, ठीक है, ये हो गई आपके पास LONGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी कुछ जो है वो जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें होता है कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। जहाँ पर वेव में आपको डिस्टेंस सबसे कम नज़र आ रहा है ना पार्टिकल्स के दरमियान, तो वो है आपके पास कंप्रेशन, ठीक है। और जहाँ पर आपको वेव में पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नज़र आ रहा है ना, वो है रेरिफेक्शन, ठीक है।
ये है आपके पास रीरिफेक्शन। अब जगह नहीं है तो इसलिए मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, तो यहाँ पर कंप्रेशन और रीरिफेक्शन भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। कंप्रेशन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज़ अ रीजन वेयर टर्म्स ऑफ द कॉइल और पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर देन एवरेज। अच्छा, पार्टिकल्स की बात भी करी है और साथ ही साथ जो है वो कॉइल की बात भी की। तो ये कॉइल है, ये कॉइल बनाई थी मैंने और ये पार्टिकल्स बना दिए थे मैंने। तो जहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस है ना, वो हिस्सा होता है कंप्रेशन का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस आ रहा है तो ये हिस्सा हो गया कंप्रेशन का, और पार्टिकल्स में जहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस आ रहा हो ये भी डिस्टेंस है जो है वो कंप्रेशन का। आप वेव लीजिए, आप बड़ा सा स्प्रिंग लीजिएगा, यूँ धक्का दीजिएगा, आपको महसूस होगा कि आगे पीछे हो रही है स्प्रिंग, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और रीरिफेक्शन का पढ़ते हैं अब नेक्स्ट। रीरिफेक्शन है तो डेफिनेशंस मैं इसी में से पढ़ के बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिए, ए आएगा। रेरिफेक्शन, रेरिफेक्शन इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज़ अ रीजन वेयर टर्न्स ऑफ द कॉइल और पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट दैन एवरेज। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो रेरिफेक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है कि वो हिस्सा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के दरमियान, और अगर कॉइल है तो उसके दरमियान, ठीक है। ये आ गया आपके पास रेरिफेक्शन, ठीक है। मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है लेकिन बस इतना लिख दिया, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। आप देख सकते हैं पूरी एग्जांपल। तो देखें यहाँ पर पार्टिकल्स कॉइल के दरमियान कितना ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, इधर कितना कम है, इधर कितना ज़्यादा है, तो ये रेरिफेक्शन हो गया और ये भी रेरिफेक्शन हो गया क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। अब आ जाते हैं हम अपने पास वेव्स आर मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मैंने अभी ये बात आपको थोड़ी देर पहले बता दी थी कि वेव जो है वो मैटर को ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं करती, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। कैसे? दो मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर इससे टकराएगा, ये मार्कर आगे चला जाएगा, ठीक है। अब समझ लीजिए ये मार्कर इधर ही है, ये तीसरा मार्कर है, ये मार्कर को फोर्स मिल गई थी, ये इससे टकराया, ये आगे आ गया, तो ये मार्कर तीसरा है और पहला वाला अपनी जगह पर ही है। यहाँ पर समझा देता हूँ, ये 3 पॉइंट है, चले 4 बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पहला पॉइंट इससे टकराया, ठीक है। तो जब ये पहला पॉइंट इससे टकराया तो ये वाला पॉइंट इधर आ गया, वो वाला उधर चला गया, वो वाला उधर, वो वाला उधर। तो देख लीजिए पॉइंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ मैंने एक साइड का मोशन बनाया कि अभी सिर्फ ये उस तरफ जा रहे हैं। तो जब टकरा के वेव वापस आएगी तो ये पॉइंट दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, ये वाला अपनी जगह पे, ये वाला अपनी जगह पे, ये वाला अपनी जगह पे। तो देखा, एनर्जी उधर गई, एनर्जी उधर ट्रांसफ़र हुई, पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं हुआ, पार्टिकल अपनी जगह पे रहे। तो हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफ़र वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, और आपके पास जो है वो कोई सी भी वेव हो, वो जो है सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, पार्टिकल्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे कि आप ट्रेन में बैठ के एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ ऐसा होता है और ट्रेन वापस आ जाती है, तो इसमें सिर्फ ऐसा होता है कि एनर्जी तो चली जाती है लेकिन पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही वापस आ जाते हैं, वो कभी भी आगे पीछे नहीं जाते। मतलब वो जो है अपनी जगह को बदलते नहीं है। बदलने से मुराद ये नहीं है कि वो आगे पीछे नहीं होते, बदलने से मुराद ये है कि वो जो है एनर्जी के साथ हमेशा के लिए शिफ्ट नहीं हो जाते, एक जगह पे जहाँ थे वहीं पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं डिफरेंसेस पर। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि अभी इसमें मैंने आपको एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, सिर्फ एम्पलीट्यूड बताया, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी नहीं बताई, और वेलोसिटी वो अगले कॉन्सेप्ट में है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव में आती है वो, तो वो अगली वीडियो में बताऊंगा और आज ही इंशाल्लाह अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड समझ गए आप, क्रस्ट ट्रफ समझ गए आप, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ गए, और समझ गए ना कि आप हमेशा याद रखिएगा सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहते हैं। कि जैसे ये पार्टिकल था 1 2 3 एक दूसरे से टकराए, आगे की तरफ गए, लेकिन एनर्जी चली गई दूसरी तरफ, ये पार्टिकल्स वापस वहीं थे जहाँ थे वहीं वापस आ गए, ठीक है। अच्छा, आ जाए। अब आपके पास है मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव बिल्कुल अलग वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल अलग वेव है। तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दूँ। दोनों वेव्स हो तो आपके पास ट्रांसफ़र सकती हैं, मैकेनिकल वेव भी ट्रांसफ़र हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा याद रखिएगा वन वर्ड में कि मैकेनिकल वेव को ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। क्या? मैकेनिकल वेव
बगैर मीडियम के ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रांसफ़र विदाउट मीडियम, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसफर्स विदाउट मीडियम। मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रांसफर्स विदाउट मीडियम, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसफ़र विदाउट मीडियम। उधर बोला कैन नॉट, नहीं कर सकती, इधर बोला है कर सकती है बगैर मीडियम के। तो जब भी आपको कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव के दरमियान डिफरेंस बता दीजिए, तो सबसे पहला वेव आपने डिफरेंस बताना है कि मैकेनिकल वेव बगैर मीडियम के ट्रांसफ़र नहीं करेगी, और अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो कर जाएगी। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, समझा देता हूँ। फिल्में तो आप सभी लोग देखते हैं। आपने कभी देखा है ये चीज़ कि किस तरह से जो आपके पास एंटीना होता है या जो आपके पास वो स्पेस में भेजी जाती हैं सैटेलाइट, वो किस तरह से जो है वो इन्फॉर्मेशन को ज़मीन पे भेजती हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वेव को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी मैकेनिकल वेव को ट्रांसफ़र करने के लिए तो मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आपके दिमाग में यही सवाल क्लिक किया होगा, जवाब क्लिक किया होगा कि सर वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि जिन्हें कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब आगे जाने के लिए। सन से जो रेडिएशन आती है ना, सूरज से जो रेडिएशन आती है, ये हमारे पास है सन। इससे जो रेडिएशन ज़मीन को मिल रही है ना, इससे जो रेडिएशन ज़मीन को मिल रही है, ये जो है वो EM, आप हर जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को EM लिखा हुआ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग भी लिख देता हूँ। आप हर जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को EM लिखा हुआ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप हर जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या पढ़ेंगे? EM लिखा हुआ पढ़ेंगे। E से मुराद इलेक्ट्रो और M से मुराद मैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अब उसको फर्दर जो है हमने आगे जाके स्टडी करना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या आगे जो हमारे लेक्चर्स हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सब हमने समझना है मीडियम को। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव है? लाइट। सन से लाइट आपके पास ज़मीन पर आ रही है ना, बीच में तो कोई मीडियम नहीं है। सन और ज़मीन के दरमियान तो एक वैक्यूम है, यानी ना वहाँ पर कोई गैसेस है ना वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी वहाँ से यहाँ पर आ रही है वेव्स, हमारे पास लाइट्स। तो क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वहाँ पर, रेडिएशन। तो रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि हार्ड कर दिया जाता है। तो आसान कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव के लिए आपको मीडियम चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ यहाँ से निकल रही है, पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, और बल्कि माइक यहाँ लगा हुआ है, तो मेरी आवाज़ यहाँ से निकल रही है, पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहाँ पर आवाज़ जा रही है, और आपको इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आवाज़ मिल रही है। अगर बीच में से मेरे पास मीडियम ख़त्म हो जाए, यानी कोई भी गैस ना बचे, ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो जाए दुनिया में, तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन मरने से पहले अगर मैं माइक को इधर रख के भी बोलूँगा ना, इधर बिल्कुल मुंह में घुसेड़ के इधर, या बिल्कुल अंदर ही डाल लूँ हलक में, तो भी मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि बीच में कोई मीडियम ही नहीं रहेगा। मीडियम मौजूद है ना हमारे पास। अब देखें, मैक और कैमरे के दरमियान आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे और कैमरे के दरमियान एयर मौजूद है, ठीक है, एयर मौजूद है। और अगर माइक नहीं लगा हुआ होता तो मेरी आवाज़ यहाँ से ट्रैवल करती और फिर जो है वो कैमरे के माइक में जाती, फिर आपको मिलती। लेकिन माइक लगे होने की वजह से मेरी आवाज़ यहाँ जा रही है डायरेक्ट। तो इसीलिए मैकेनिकल वेव बगैर मीडियम के ट्रैवल नहीं करती। अब आप पूछेंगे सर मैकेनिकल वेव कौन कौन सी वेव्स होती हैं? तो मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो आपके पास मुख्तलिफ वेव्स जो हैं वो हो सकती हैं। अच्छा, स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा, ये ए है और ये ई है, ठीक है। ए और ई में अक्सर हो जाता है आगे पीछे। तो मैकेनिकल वेव आपके पास वाटर वेव, अगर समंदर ही नहीं होगा, समंदर में पार्टिकल्स है ना आपके पास, बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस पार्टिकल्स मिलकर बना है समंदर। समंदर का एक छोटा सा हिस्सा ही ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास समंदर नहीं होगा तो उसमें जो है वो टाइड्स ही नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो अगर मीडियम ही नहीं है तो आपके पास वेव्स नहीं होंगी समंदर में। अच्छा, साउंड आगे पीछे नहीं जाएगा अगर आपके पास जो है वो हमारे पास क्या नहीं होगा, मीडियम बीच में नहीं होगा। इसी तरह से एक रस्सी में जर्क नहीं आएगा अगर रस्सी नहीं होगी, ठीक है। आप यूँ करते रहिए, मैं कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है,
जर्क आ रहा है, कोई वेव पैदा हो रही है उधर जाने के लिए? नहीं, क्योंकि जब तक रस्सी हाथ में नहीं आएगी तो जर्क नहीं आएगा। तो मैकेनिकल वेव को ट्रैवल कराने के लिए मीडियम चाहिए। अब दोनों के दरमियान और भी डिफरेंसेस हैं, स्पीड का बहुत डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और मैकेनिकल वेव की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होती, कम होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इतनी कम होती है कि आप उसको स्टॉप वॉच से स्टडी कर सकते हैं। मतलब एक वेव बनी समंदर में, आपने चेक कर लिया कितनी, आपने जो स्टॉप वॉच शुरू कर दी, और जब तक वो वेव ख़त्म नहीं हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लिया उस वेव ने ख़त्म होने में और शुरू होने में। लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइम इतनी आसानी से मेजर नहीं कर सकते स्टॉप वॉच से, क्योंकि वो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है, यानी 7 से 8 चक्कर लगा लेगी 1 सेकंड में ज़मीन के। अब यहाँ से आप लाहौर जाएंगे ना तो आपको 18-20 घंटे लग जाते हैं ऑफिशियली ट्रेन टाइमिंग के मुताबिक, और अगर वैसे लेट हो जाए तो 24 घंटे भी लग रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से मूव करेंगे ना तो शायद आप सेकंड में नहीं, सेकंड से भी कम टाइम में लाहौर पहुंच जाएंगे। खुद सोचिए, जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ ना उससे भी कम टाइम में आप लाहौर पहुंच जाएंगे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से मूव करेंगे। तो खुद अंदाज़ा लगाइए कितनी तेज़ मोशन है इसकी। अच्छा, मैकेनिकल वेव आर सच वेव दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब है मोशन, ठीक है। प्रोपेगेशन सिनोनियम है मोशन का, यहाँ लिख देता हूँ, प्रोपेगेशन, ठीक है। प्रोपेगेशन का मतलब है मोशन, और मोशन का मतलब आपको पता है अच्छी तरीके से क्या होता है, हरकत, ठीक है, हरकत। प्रोपेगेशन का मतलब है मोशन और मोशन का मतलब होता है हरकत। हरकत से मुराद मोशन यानी आगे जाना। तो आगे ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव को आगे जाने के लिए आपके पास मैकेनिकल वेव को आगे जाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, मीडियम चाहिए होता है। और मैकेनिकल वेव ट्रांसफ़र वेव भी हो सकती हैं, जैसे कि वाटर वेव एक ट्रांसफ़र वेव है, तो ये आपके पास मैकेनिकल वेव हो सकती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वेव्स दैट डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो इनको मोशन करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन द रिस्पेक्टिव मीडियम। तो जिस भी वेव में ये ट्रैवल करती हैं मैकेनिकल वेव, उधर जो है वाइब्रेशन पैदा करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर समंदर में पैदा हो रही हैं मैकेनिकल वेव तो समंदर में वाइब्रेशन होगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैकेनिकल वेव वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती हैं, यानी डिस्टर्बेंस आती है तो आपके पास क्या होता है, मैकेनिकल वेव पैदा हो जाती हैं। डिस्टर्बेंस ना आए तो मैकेनिकल वेव भी पैदा नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से आती है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होता है, ये पूरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती हैं, और जो एंटीना के ज़रिए से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा किया जा रहा होता है। और भी बहुत से तरीके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करने के, लेकिन बेसिक तरीका जो है ना वो एंटीना होता है आपके पास। अच्छा, साउंड वेव, वाटर वेव एंड सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव से मुराद क्या मुराद है, ये जो अर्थक्वेक आता है ना इसमें जो वेव आती है उसको बोलते हैं ये जलजिला। जलजिले की जो वेव होती है ना, कहते हैं ना कि जलजिले की वेव इतनी थी और इतनी कम थी तो ज़्यादा नुकसान हुआ, तो ये होता है वो। तो जो साउंड वेव होती है, आपको पता है साउंड वेव आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, वो भी आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती, वो भी आपके पास एक मैकेनिकल वेव होती है। और भी बहुत सी एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव की, लेकिन यहाँ सिर्फ 3 दी हुई हैं। अच्छा, रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या, कि जो सिग्नल आ रहे होते हैं हमारे पास वो। और माइक्रोवेव क्या, जो माइक्रोवेव में जो वेव सारी होती हैं। आपने देखा होगा ना माइक्रोवेव में चूल्हा तो नहीं चल रहा होता। माइक्रोवेव में अगर आप कोई चीज़ खाना पकाने रख दे तो चूल्हा तो नहीं जलता, लेकिन फिर भी वो गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें से वेव्स निकल रही होती हैं जो कि खाने में घुसती हैं और एनर्जी देती हैं उसको। और ये जो है वो आपके पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट वेव, IF यानी इंफ्रारेड वेव्स, और सम एग्जाम्पल्स और भी हैं इसकी, लेकिन यहाँ जितनी दी हुई उतनी करेंगे। मैकेनिकल वेव कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मैंने बताया मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती हैं। ट्रांसवर्स कैसे, कि आप किसी रस्सी में मैकेनिकल वेव पैदा कर दें, यानी जो है वो ऐसे करेंगे, जर्क करेंगे तो वो मोशन ऐसे करेगी, रस्सी मोशन ऐसे करेगी, लेकिन वो होगी मैकेनिकल वेव। क्यों, क्योंकि एक मीडियम में किया आपने ये काम। और आप साउंड वेव पैदा कर दीजिए ऐसे करके, साउंड वेव पैदा कर दीजिए ऐसे करके,
क्योंकि आप एक मीडियम में साउंड पैदा कर रहे हैं तो भी ये मैकेनिकल वेव होगी। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, मैकेनिकल वेव भी है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ ट्रांसफर वेव होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कंप्राइज्ड ऑफ अ ट्रांसफर वेव्स इन नेचर। तो ट्रांसफर वेव्स होती हैं, ये याद रखिएगा। यानी इनके जो फील्ड होती हैं, पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, फील्ड कहेंगे, तो इनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो फील्ड होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा भाई, तो मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। मैकेनिकल वेव वैक्यूम से नहीं जा सकती। मतलब अगर आप चांद पे खड़े होकर, चलें थोड़ा सा इधर बताता हूँ, अगर आप स्पेस में हैं, मेरे इधर खड़े हुए पास, इतने पास, और आप मुझे कुछ बोलें, सर मुझे जो है ना वो फिज़िक्स के लेक्चर या नोट्स दे दीजिए, तो मुझे फिर भी सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बीच में मीडियम नहीं है कोई हमारे, ना एयर है ना कुछ भी नहीं है। वैक्यूम क्या? जहाँ पे कुछ भी ना हो, मीडियम वीडियम कुछ भी ना हो, ठीक है, तो वो जगह वैक्यूम कहलाती है। तो मुझे सुनाई नहीं देगी बिल्कुल भी बात आपकी। सिर्फ होठ हिलते हुए दिखाई ज़रूर देंगे लेकिन सुनाई नहीं देंगे। अच्छा, होठ हिलते हुए दिखाई कैसे दे रहे होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुझे मिल रही होंगी, लाइट वेव्स मुझे मिल रही होंगी। तो लाइट वेव की वजह से लाइट पड़कर मेरे पर आंखों पे लग रही होगी, तो मुझे अब दिखाई तो दोगे, होठ भी हिलते हुए नजर आएंगे लेकिन सुनाई नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं है, वो मैकेनिकल वेव है। तो आप सुनाई नहीं दोगे, सिर्फ दिखाई दोगे, और दिखाई भी नहीं देते अगर लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। ठीक है, लाइट एक वेव भी है, पार्टिकल नेचर भी रखती है, जो आगे स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ, स्पीड बताई मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर। ये स्पीड ऑफ लाइट भी है, याद रखिएगा। बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, हर जगह हर साल हर क्लास में आ ही जाता है। एंट्री टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है आपकी। ऑल मैकेनिकल वेव ट्रेवल थ्रू देयर मीडिया at different speed depend upon the physical properties of the refractive medium। तो जो मैकेनिकल वेव का ट्रैवल करना है ना, वो याद रखिएगा कि हर मीडियम के हिसाब से अलग है। साउंड वेव की मोशन करना तेज़ है, साउंड वेव तेज़ मोशन करती है, और जो आपका ये पानी में जो वेव्स आती हैं ये कम हल्की मोशन करती हैं, इसकी स्पीड कम होती है। तो मीडियम के तब्दील होने से मैकेनिकल वेव की स्पीड तब्दील हो जाती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के अंदर याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं आती, वो अलग है। मैकेनिकल वेव के अंदर पर ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती हैं। ठीक है, वो इसका हिस्सा है, क्योंकि मैकेनिकल वेव सिर्फ ये है हमारे पास कि जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, बस। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, वो उसका जो है ट्रैवल करना है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का आपके पास जो फॉर्मूला है यहाँ लिख देता हूँ, RI। इसको जो है वो फुल फॉर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी जगह नहीं है मैं खुद लिख सकूँ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी SM, S मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और SV स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो जब आप इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब इसको फर्दर डिटेल आगे करेंगे जाकर स्टडी। अब देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपको दे दी जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो भी मिल जाएगी, जो कि आपके पास ये होगी 3 × 10⁸। तो उसको आप डिवाइड करेंगे ना, तो फिर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो जो ये आपके पास मैकेनिकल वेव्स होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनकी जो मोशन है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये हर जगह मतलब मीडियम में एक जैसी ट्रैवल नहीं करती। डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड कम होती है। डेंसर मीडियम कौन से मीडियम होते हैं? जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत बहुत करीब हो। ठीक है, जैसे ऐसे हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। डेंस का मतलब ये कि कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी का फार्मूला, तो वॉल्यूम कम है, मास ज़्यादा है, तो आपके पास डेंस हो गया। अब रेयर कह लीजिए या लाइटर मीडियम कह लीजिए, इधर जो है वो पार्टिकल दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, तो इधर तेज़ी में मूव करेगी लाइट, इधर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तेज़ी में मूव करेगी, इधर का हल्के मूव करेगी। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। 40 मिनट का लेक्चर था पूरा, तमाम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, और आई होप कोई ऐसी बात ना हो जो कि समझ ना आई हो। बहुत डिटेल में जाके बताई तमाम चीज़ें। इंशाल्लाह ये याद रखेंगे ना ज़िंदगी भर, तो आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये मैकेनिकल वेव्स हर जगह पे इस्तेमाल होती हुई नज़र आएंगी और आगे भी मदद देंगी। इसके बाद जो है वो आज ही के दिन कोशिश करूँगा, रिकॉर्ड तो मैं अभी ही कर लूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा अपलोडिंग भी आज ही करवा दूँ। तो इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स,
वेव्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको स्टडी कराऊंगा। और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर लीजिएगा। ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। फ़ीस 1000 है सालाना, जिसमें आपको फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के लेक्चर्स मिल रहे होंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आई थिंक 1000 फ़ीस इनफ है इन ग्रुप्स के लिए, जो कि पूरे साल की है। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।